हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा एजुसाइंस ऐप पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको रीट की शिक्षण विधियाँ जो संस्कृत से संबंधित है वो पढ़ाऊँगा। आज हमारी रीट संस्कृत शिक्षण की पहली क्लास है। देखिए, रीट शिक्षण में सबसे पहले आता है भाषा शिक्षण, जो हम पढ़ेंगे भाषा के कौशल। भाषा के कौशलों की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले भाषा के विषय में जानेंगे। आइए, भाषा क्या है? ये जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। संस्कृत की एक धातु है भाष। भाष धातु से हुई है। भाष धातु मतलब बोलना, भाषण देना, इस अर्थ में ये भाष धातु काम में आती है। अब ये जो भाषा है, इस भाषा से संबंधित एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। चाहे आप यूपी टाइप का एग्जाम देख लें, वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की सबसे पहली इकाई, भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई कौन सी है? तो हमारा प्रश्न हुआ, भाषा सीखने की, या ये कह दीजिए भाषा अधिगम की, सीखने की सर्वप्रथम इकाई। संस्कृत में जब कभी रीट का जो पेपर आता है उसमें संस्कृत में आता है, तो वहां लिखा जाता है भाषा अधिगमस्य प्रथमः ऐककः। तो भाषा शिक्षण की सबसे पहली इकाई, हम वाक्यम, उत्तर होगा भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई है वाक्य। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन का है क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पूछा जाएगा कि भाषा सीखी कैसे जाती है। इसका मतलब है भाषा कैसे सीखते हैं। तो ऑप्शन में होगा वर्ण, ऑप्शन में होगा शब्द, इसी ऑप्शन में होगा आपको वाक्य, और एक इसका विकल्प आपको मिल सकता है अनुच्छेद, या कुछ और भी हो सकता है। तो जब हमारे दिमाग में भाषा सीखने की बात आती है तो सबसे पहले आता है, अरे हम जब स्कूल जाते थे तो पहले हमें वर्ण माला सिखाई गई, तो भाषा सीखने की तो पहली इकाई वर्ण हो सकती है। लेकिन वो आपका कौशल था, हम कौशल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भाषा सीखने की। बचपन में आपने जब हिंदी बोलना शुरू किया तो क्या माता पिता ने आपको क ख ग घ पढ़ाए? वर्णमाला थोड़ी ना पढ़ाई थी। तो फिर वर्ण भाषा सीखने की पहली इकाई नहीं हो सकता। ऐसे ही शब्द, लेकिन वाक्य को पाणिनि ने, आचार्य पाणिनि इस बात की पुष्टि करते हैं, वो लिखते हैं भाषा की सबसे पहली इकाई वाक्य है, क्योंकि हम जो भी भाषा सीखते हैं वो वाक्यों के माध्यम से सीखते हैं। एक छोटे बच्चे के सामने पूरे पूरे वाक्य बोले जाते हैं। पूरे पूरे वाक्य कैसे? ये मम्मी है, पापा है, तुझे भूख लगी है क्या, खेलेगा क्या, रो क्यों रहा है, इस तरह से हम पूरे पूरे वाक्य बोलते हैं। और ये जो पूरे पूरे वाक्य बोलना, धीरे धीरे बच्चा प्रत्येक शब्द का एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाता है, और जब वो कॉन्सेप्ट बन जाता है, उसको पहचान करना शुरू कर देता है, तो वो भाषा को सीखता है। इसलिए पाणिनि कहते हैं भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई वाक्य है। भाषा अधिगमस्य प्रथमः ऐककः वाक्यम इत्यस्ति। इसके बाद भाषा क्यों सीखी जाती है, प्रश्न ये है। तो यहाँ भाषायाः
या हिंदी में ही हम लिखेंगे, भाषा का प्रमुख प्रयोजन। भाषा का प्रमुख प्रयोजन, या ये भी हो सकता है भाषा का प्राथमिक प्रयोजन, भाषायाः प्राथमिकम प्रयोजनम। भाषा का प्रयोजन है, अगर हम एक ही शब्द में इस बात को कहें तो भाषा का प्रमुख प्रयोजन है भाव विनिमय। ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा, प्रामाणिक पुस्तकों में सब जगह लिखा हुआ है भाव विनिमय, लेकिन हम इस भाव विनिमय को कई अर्थों में देखेंगे। जैसे भाव विनिमय, भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब होता है विचार। भाव विनिमय, भाव का अर्थ होता है विचार। विनिमय के लिए एक तकनीकी शास्त्र में एक शब्द आता है संप्रेषण। संप्रेषण कम्युनिकेशन, विनिमय कह दीजिए, संप्रेषण कह दीजिए, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अब भाव का मतलब विचार और विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान। तो विनिमय से जो अर्थ निकलेंगे वो कई अर्थ निकल सकते हैं। आदान प्रदान, तुम कह सकते हैं कि भाषा का प्रमुख प्रयोजन हुआ विचारों का आदान प्रदान। इसी तरह से आदान प्रदान की जगह अगर हम अगला कोई शब्द देखें तो प्राप्त करणम, या कह सकते हो प्राप्ति, और दूसरा शब्द हो सकता है प्रदर्शनम या प्रदर्शन। विचारों का विनिमय, विचारों का आदान प्रदान, विचारों को प्राप्त करना, प्रदर्शन करना, विचारों को ग्रहण करना और ग्रहण के साथ प्रस्तुतिकरण करना, ये भी एक अर्थ हो सकता है। ये सारे विनिमय शब्द से निकले हुए अर्थ हैं। आप चाहे आदान प्रदान कह दो, प्राप्त करना, प्रदर्शन कह दो, ग्रहण करना, प्रस्तुतिकरण कह दो, अर्जित करना कह दो, ये सारे जो शब्द हैं ये विनिमय से निकले हुए हैं। इसलिए जब भी कभी कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा का प्रमुख प्रयोजन क्या है, तो आप याद रखिए पहला शब्द आपके ध्यान में आना चाहिए भाव विनिमय, और यदि उससे हटकर उसके समानार्थी कोई शब्द वो देता है तो वो शब्द सीधे सीधे देगा विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों को प्राप्त करना या प्रदर्शन करना, विचारों को ग्रहण करना, प्रस्तुतिकरण करना, संप्रेषण करना। संप्रेषण भी यही है, आदान प्रदान, यही भाषा का प्रमुख प्रयोजन है। तो तीन बातें सबसे पहले आपको भाषा शिक्षण में याद रखनी चाहिए, भाषा सीखने में याद रखनी चाहिए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई, चाहे वर्ण लिखा हो, चाहे शब्द लिखा हो, चाहे अनुच्छेद लिखा हो, आपको भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई बतानी है वाक्य। भाषा का प्रमुख प्रयोजन भाव विनिमय, ये हमारे भाषा के विषय में जानकारी है। अब हम आगे देखेंगे भाषा की प्रकृति क्या है, कैसा स्वभाव है भाषा का। तो हमारा बिंदु हुआ भाषा की प्रकृति। भाषा की क्या प्रकृति है? सबसे पहली बात आपको याद रखनी चाहिए कि भाषा अर्जित संपत्ति है। पैतृक संपत्ति नहीं।
अब इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति है? ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पिता हिंदी बोलते तो मैं हिंदी ही बोलूँगा, क्योंकि यदि जन्म लेते ही किसी बच्चे को अगर हम जापान भेज दें तो धीरे धीरे वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो वहाँ की जापानी भाषा को ही सीखेगा। अगर वो राजस्थान में जन्मा है तो राजस्थानी, महाराष्ट्र में अगर उस बच्चे का जन्म होने के बाद उसका पालन पोषण अगर महाराष्ट्र में हुआ है तो फिर वो महाराष्ट्र की मराठी भाषा ही बोलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसने जन्म राजस्थान में लिया, अगर उसको महाराष्ट्र भेज दिया जाए तो वहाँ हिंदी बोलने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ वो पहुँचेगा तो वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ का माहौल, वहाँ से लोगों के द्वारा उस भाषा को अर्जित करेगा, वो मराठी अर्जित करेगा, तो स्वाभाविक है वो मराठी भाषा ही बोलेगा। तो भाषा पर कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इसीलिए कहा गया है। एक बड़ा सरल है कि भाषा सामाजिक साधन है, ये भी आपको भाषा के विषय में याद रखना है। भाषा सामाजिक साधनम अस्ति। भाषा कैसा साधन है? सामाजिक साधन है। समाज में हम एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा। अगर भाषा नहीं होगी तो जैसा कि भाषा की परिभाषा में लिखा हुआ है कि भाषा के बिना ये पूरा संसार गूंगे बहरों की बस्ती बन गया होता, अगर भाषा नहीं होती तो इसीलिए कहा गया कि भाषा सामाजिक साधन है। आगे भाषा का स्थिर रूप नहीं होता है। भाषा तो परिवर्तनशील है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाषा हमारी, उसका कोई स्थिर रूप नहीं होता। भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है। कैसे? प्राचीन समय में एक शब्द प्रचलित था, अग्नि, धीरे धीरे बदलते हुए क्या हो गया? आग। भविष्य में क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो भाषा तो बदली। और भी देख लीजिए, हमारे इस देश का नाम सिंधु नदी के आधार पर था, तो सिंधुस्तान, सिंधु शब्द बन गया, धीरे धीरे हिंदुल बन गया, और उसके बाद में ये हिंदू, और स्थान की जगह स्थान, और शब्द बन गया हिंदुस्तान। तो जो सिंधुस्तान था वो धीरे धीरे बदलते हुए हिंदुस्तान में बदल गया, तो भाषा तो बदली। और मैं आपको एक, संस्कृत से जुड़े हुए लोगों ने कई शब्द ऐसे पढ़े, हिंदी में भी लोगों ने पढ़े होंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि भाषा कैसे बदलती है। देखिए, आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा है जर्जर, और जर्जर शब्द का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं, उसको हम जर्जर कहते हैं। तो बहुत से छिद्रों वाला जो कोई हिस्सा है तो कहते हैं जर्जर हो चुका है, बहुत सारे इसमें छेद हो चुके हैं। वो जर्जर वर्तमान में हमारे सामने काम आता है झज्झर। अब आज हम उसे क्या बोलने लगे हैं? झज्जर बोलने लगे हैं। तो जर्जर बन गया झज्जर। और गाँव में आपने सुना होगा जज भी क्या बन गया? झज्ज बन गया है। तो जब जर्जर झज्जर बन गया और जज झज्ज बन गया गांव वालों के लिए, तो वहां पर भाषा का क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और ये भाषा का परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, आप इसे रोक नहीं सकते। अब पता नहीं भविष्य में क्या बनेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए भाषा हमेशा कैसी होगी? परिवर्तनशील होगी। भाषा का कोई भी स्थिर रूप नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो बात आपको याद रखनी है,
भाषा अधिगम, कठिन से सरल की ओर होता है। देखिए, जिन लोगों ने थोड़ा भी संस्कृत शिक्षण विधियों को या हिंदी की शिक्षण विधियों को पढ़ा होगा वो लोग जानते हैं हमारा एक शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर, जबकि मैंने यहां लिखा है कठिन से सरल की ओर। दोनों में अंतर आपको आना चाहिए। एक है भाषा सीखना और एक है भाषा को सिखाना। जब हम शिक्षण की बात करेंगे कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए पहले सरल चीज पढ़ाएं, उसके बाद में कठिन चीज पढ़ाएं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भाषा सीखता है, बचपन में जो भाषा सीखना शुरू करता है तो वो जो होती है कठिन से सरल की ओर होती है, उल्टा है। क्योंकि प्रारंभ में जब भाषा आप सीखते हो तो आपको भाषा कठिन लगती है। कोई भी बच्चा भाषा को सहजता से बोल नहीं पाता, अटक अटक के शब्दों को बोलता है, और धीरे धीरे जब उनका वो लगातार प्रयोग करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, तो वही भाषा उनके लिए सरल हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाती है, पहले कठिन लगती है सीखने में और फिर कैसे हो जाती है, वो सरल लगने लग जाती है। हमें हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगातार संस्कृत पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ तो मुझे संस्कृत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश लगातार अभ्यास करता है उसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी से कह दिया जाए कि आप फ्रेंच भाषा को सुनता है तो बस अटपटा लगता है, वो नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि वो उसके लिए कठिन है। पहले जो उसे धीरे 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 अभ्यास करेगा तो वो सरल होगी। तो भाषा अधिगम जो है वो कैसे होता है, कठिनता से सरलता की ओर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरी ये 4 बातें भाषा की प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है जो आपको याद रखनी है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा सामाजिक साधन है, भाषा का कोई स्थिर रूप नहीं है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है और भाषा अधिगम कठिनता से सरलता की ओर होता है।